अतर्व गौरी जब ठाकुर निवास वापस आए तो शांति उन्हें देखकर काफी खुश हो गई। गौरी के चेहरे की रंगत ही बता रही थी कि उसने अथर्व के साथ कितने अच्छे दिन बिताए हैं। गौरी के चेहरे का ग्लो जा ही नहीं रहा था। अथर्व के चेहरे पर भी मुस्कुराहट कम नहीं हुई थी। दोनों ही वापस नहीं आना चाहते थे, लेकिन आना तो पड़ता ही। दादी बुआ उन्हें देखकर जलकर राख हो गई थी। उनकी महीनों की मेहनत जो खराब हो गई थी। अथर्व गौरी जब आए तब सब डिनर कर रहे थे। शांति ने उन्हें देखकर कहा, आओ तुम दोनों भी डिनर कर लो। अथर्व ने कहा, नहीं मॉम, मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। दादी बुआ ने बिना सोचे समझे कहा, ऐसा क्या काम करके आया जो तुझे थकावट हो गई? तू तो 2 घड़ी हमारे पास बैठ भी नहीं सकता। दादी बुआ के सवालों का जवाब अथर्व के पास नहीं था। गौरी भी शर्म के मारे अथर्व के पीछे छुप गई थी। इस वक्त अथर्व गौरी दोनों ही दादी बुआ के सवाल से शर्मिंदा हो गए थे। शांति को फिर दादी बुआ पर गुस्सा आ गया और वह थोड़ा गुस्से में बोली, बुआ जी, मैं आपको बाद में बता दूंगी कि अथर्व गौरी क्या करके आए हैं। अब आप इन दोनों को जाने दीजिए, आराम करने दीजिए। शांति ने अथर्व की तरफ देखा तो अथर्व गौरी का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ चला गया। अथर्व गौरी को कमरे में लेकर आया तो गौरी की आंखों से आंसू निकल आए। अथर्व ने कहा, अब तुम क्यों रोने लगी? ऐसा क्या किया है तुमने जो तुम रो रही हो? मेरे ही साथ नहीं, किसी और के साथ तो नहीं? गौरी ने रुंधे गले से कहा, दादी बुआ हमें पसंद क्यों नहीं करती? अथर्व ने कहा, दादी बुआ की आदत है। पहले अक्षित था तो उसे ताने मारती थी। सालू को कभी कुछ नहीं कहती है क्योंकि सालू पलटकर जवाब दे देती थी। अब तुम हो, तुम दादी बुआ को कभी पलटकर जवाब नहीं देती, इसलिए वह अपनी सारी खुन्नस तुम पर ही निकालती है। जिस दिन तुमने पलटकर जवाब दे दिया उस दिन वह तुम्हें भी कहना छोड़ देंगी। गौरी ने अपनी आंखों को साफ करते हुए कहा, लेकिन फिर भी दादी बुआ को ऐसे सबके सामने ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए था। दादाजी, पापा जी, माँ सब क्या सोचेंगे? अथर्व ने अपना ब्लेजर उतारते हुए कहा, क्यों, पापा जी और दादाजी ने यह सब नहीं किया है क्या? अथर्व की बात सुनकर गौरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। गौरी ने अथर्व के कंधे पर हल्का सा मारते हुए कहा, अथर्व, आपको नहीं लगता आप दिन पर दिन बेशर्म होते जा रहे हैं? अथर्व ने कहा, हाँ बिल्कुल लगता है। वैसे भी तुम मेरे पिछले हफ्ते की परफॉर्मेंस देखकर बोल रही हो मैं इससे ज्यादा बेशर्म हूँ। हो तो तुम्हें दिखाऊं? गौरी ने नामे गर्दन हिला दी। अथर्व ने बिना एक पल गवाए गौरी को गोद में उठा लिया और बाथरूम की तरफ जाते हुए कहने लगा, चलो गौरी, हमने वहां कुछ और ट्राई किया लेकिन साथ में नहाए नहीं। चलो नहा लेते हैं। गौरी तो शर्म की वजह से अथर्व के सीने में ही छुप गई थी। अगले ही पल गौरी और अथर्व दोनों ही बाथरूम में थे और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। अक्षित का ऑफिस। अक्षित अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। तभी इंस्पेक्टर विवेक उसके पास आया। इंस्पेक्टर विवेक ने अक्षित को एक फाइल देते हुए कहा, यह रही पवन खन्ना के काले चिट्टे की फाइल। पवन ने आज तक कौन कौन से क्राइम किए हैं, कब कब क्राइम किए हैं, वह सारी डिटेल इनमें है। पवन ने क्लब में मारपीट तो कई बार की है, एक्सीडेंट भी अनगिनत किए हैं। करण की तरह पवन भी ड्रग्स लेता है, एडल्ट पार्टियां करता है, एडल्ट पार्टियां ऑर्गेनाइज करता है, अपने क्लाइंट को हर तरह का मॉल सप्लाई करता है, लड़कियों से लेकर ड्रग्स तक। अक्षित बहुत ध्यान से विवेक की बातें सुन रहा था और फिर उसने अपने हाथ बांधकर कहा, पवन खन्ना इतना कुछ करता है और तुम पुलिस क्या करती हो? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हो। विवेक ने हैरान होकर कहा, यार, एक तो मैं तेरे लिए पवन की सारी डिटेल कलेक्ट करके लेकर आया हूँ, ऊपर से तू मुझे ही सुना रहा है। क्या करूँ मैं? ऊपर से ऑर्डर होते हैं, कोई कुछ नहीं करता। कमिश्नर सर तो उल्टा पवन की एयरटेल पार्टियों को प्रोडक्शन देते हैं। रघुनाथ खन्ना एक मोटी रकम कमिश्नर के घर भेजता है, और कमिश्नर के घर ही क्यों, पता नहीं हमारे डिपार्टमेंट में कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको रघुनाथ खन्ना मोटी रकम खिलाता है। उसने खुद के केस में जज को खरीद लिया, बस 10 लाख का जुर्माना देकर छोड़ दिया। और तुम कहते हो विवेक तुम क्या करते हो? और क्या करूं मैं, तुम ही बता दो। अक्षित ने हंसते हुए कहा, ये जो फाइल मेरे पास लेकर आए हो ना, इस फाइल को मीडिया को दे दो, वह अपने आप गड़े मुर्दे उखाड़ देगी। तब तक मैं यह सारी फाइल स्टडी करके पवन पर एक के बाद एक केस ठोंकता जाऊंगा। विवेक अक्षित की बात सुनकर उठकर जाने लगा। विवेक केबिन के गेट तक पहुंचा ही था कि कुछ सोचकर वापस आया और अक्षित को देखकर कहा, यार तू तो लॉयर है ना, मेरी शादी रघुनाथ खन्ना की पोती स्वानी से करवा दे। अक्षित को विवेक की बात पर हंसी आ गई। अक्षित ने कहा, विवेक मैं लॉयर हूँ, मैरिज ब्यूरो वाला नहीं, ना ही कोई पंडित जो तेरी शादी करा देगा। अक्षित ने कुछ पल हंसकर फिर से कहा, अरे यार, तू सच में सुहानी से प्यार करता है? मुझे तो लगा तू डायलॉग मार रहा था। विवेक ने हाथ बांधकर कहा,
डायलॉग नहीं मार रहा था। मैं और सुहानी एक दूसरे से 2 सालों से डेट कर रहे हैं। सुहानी ने शादी के लिए कई बार कहा है, पर मैं ही हर बार टाल देता हूँ। अक्षित ने कहा, तो टाल क्यों रहा है? शादी क्यों नहीं करता? विवेक ने कहा, पता नहीं, पर अब मैं सुहानी को टालना नहीं चाहता। उससे शादी करना चाहता हूँ, पर मैं अपने दादाजी के खिलाफ शादी नहीं करना चाहती। वह कहती है, दादाजी से मिलो। तू भी जानता है, रघुनाथ खन्ना के सामने जाऊंगा तो वो मुझे कच्चा खा जाएगा। अक्षित ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तू दादाजी से बात नहीं करना चाहता, बल्कि सुहानी के साथ कोर्ट मैरिज करना चाहता है? विवेक चेयर पर बैठते हुए गहरी सांस लेकर कहा, यार, यहाँ सुहानी के दादाजी कभी भी मेरे और सुहानी के रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए सोच रहा हूँ कोर्ट मैरिज कर लूँ। अक्षित ने कहा, तो जाकर सुहानी की सहमति लेकर आओ। अगर वह तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज करना चाहती है तो मैं तुम्हारे पेपर रेडी करवा दूंगा। विवेक ने अक्षित को जवाब देते हुए कहा, यही तो प्रॉब्लम है। वह कहती है कि एक बार मेरे दादाजी से मिल लो। अगर दादाजी ने उनका रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अक्षित ने कुछ सोचकर कहा, चल एक काम करते हैं, तेरा रिश्ता खन्ना हाउस मैं और हारिका लेकर चलते हैं। अक्षित की बात सुनकर विवेक को हंसी आ गई। विवेक ने हंसते हुए कहा, फिर तो हो गई मेरी और सुहानी की शादी। तुझे लगता है तू और हारिका मेरा रिश्ता लेकर खन्ना हाउस जाओगे और वह तुम्हारा स्वागत करेंगे, फिर खुशी खुशी सुहानी का हाथ मेरे हाथ में दे देंगे? भाई, तू मेरा रिश्ता लेकर जा रहा है या रघुनाथ खन्ना को डायलॉग मारने? अक्षित ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, डायलॉग मारने ही जा रहा हूँ। समझ लो तुम्हारे रिश्ते की आड़ में रघुनाथ खन्ना से मिलना चाहता हूँ। अगर तेरी और सुहानी के रिश्ते के लिए मान गए तो ठीक, वरना अगले दिन मैं तेरी और सुहानी की कोर्ट मैरिज करवा दूंगा, चाहे रघुनाथ खन्ना माने या ना माने। शादी तो तेरी सुहानी से ही होगी। विवेक ने नामे गर्दन हिलाकर वहां से चला गया। अक्षित भी अपने काम में बिजी हो गया। अक्षित रात को घर आया और आते ही स्टडी रूम में चला गया। अक्षित पवन की फाइल स्टडी कर रहा था। अक्षित ने पवन को जेल भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी। हारिका अक्षित के लिए डिनर स्टडी रूम में लेकर आई। हारिका ने ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा, क्या कर रहे हो अक्षित? जब से आए हो तब से इसी कमरे में लैपटॉप खोलकर बैठे हो। अक्षित ने गहरी सांस लेकर कहा, आज का एक तो मेरा बिजनेस, दूसरा मैंने आज विवेक को पवन खन्ना की डिटेल लाने के लिए कहा था, उसी डिटेल को स्टडी कर रहा हूँ। कुछ दिनों में पवन के ऊपर केस डाल दूंगा। इस बार रघुनाथ खन्ना जरूर हारेगा। कल तुम ऑफिस मत जाना, कल मैं और तुम खन्ना हाउस जाएंगे। हारिका ने हैरानी से अक्षित को देखकर कहा, और क्यों जाएंगे खन्ना हाउस? अक्षित ने कहा, विवेक का रिश्ता लेकर मेरी बहन सुहानी के लिए। वैसे भी तुम खन्ना परिवार की सबसे बड़ी बहू हो, तुम अपने ससुराल को देखना नहीं चाहोगी। कल मैं तुम्हें खन्ना परिवार से मिलवाने लेकर चलूंगा। अगली सुबह हारिका ने एक लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी और मिरर के सामने खड़े होकर बैंगल्स पहनने लगी। हारिका का चेहरा काफी उदास था, जैसे वह अक्षित के साथ नहीं जाना चाहती हो। अक्षित बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आया। अक्षित ने एक टॉवल लपेट रखी थी। अक्षित ने हारिका को पीछे से गले लगाकर कहा, क्या हुआ ब्यूटीफुल गर्ल, ससुराल जाते हुए नर्वस हो रही हो? और का एक कोनी अक्षित के सीने पर मारकर कहा, हट जाओ अक्षित, मेरा वहां जाने का बिल्कुल मन नहीं है। पर तुम मान ही नहीं रहे हो। तुम जानते हो खन्ना परिवार हमें देखकर खुश नहीं है, उसके बावजूद भी तुम मुझे और बच्चों को लेकर वहां जाना चाहते हो। और प्लीज तुम कपड़े पहनो, मेरे सामने ऐसे मत आया करो। अक्षित ने हारिका को अपनी तरफ घुमाया और अपने गीले बालों का पानी हारिका के चेहरे पर हिलाते हुए कहा, क्यों, मेरे ऐसे रहने से तुम्हारा कंट्रोल नहीं रहता? गीले बालों से पानी गिरने से हारिका ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। हारिका ने उदास होकर कहा, अक्षय, समझने की कोशिश करो, मेरा मन नहीं है वहां जाने का। पिछली बार गए थे ना, उनके फंक्शन में क्या हुआ था? तुम्हारी और मिस्टर रघुनाथ खन्ना की बहस हो गई थी और उसके बाद अक्षत का किडनैप, मैंने खुद को गोली मार ली थी। मेरा मन नहीं है वहां जाने का। हारिका कंटिन्यू अक्षित की बाहों से निकलना चाहती थी, लेकिन अक्षित हारिका को अपनी बाहों से निकलने नहीं दे रहा था। अक्षित ने अपनी बाहें कसते हुए कहा, अच्छा तुम अपना मूड ठीक करो। हारिका ने अपनी नजर घुमा ली। अक्षित ने हारिका को अपनी तरफ घुमाया और फिर उसे किस करने लगा। हारिका भी धीरे धीरे अक्षित के किस में खोती जा रही थी। थोड़ी देर बाद अक्षित हारिका से दूर हुआ। अक्षित ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, अब कैसा मूड है ब्यूटीफुल गर्ल? हारिका के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हारिका ने अपना चेहरा अक्षित के सीने पर रखते हुए कहा, लाइफ लाइन, मैं अब तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। अक्षित ने हारिका को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अब तुम कभी दूर नहीं जाओगी, मैं तुम्हें दूर जाने ही नहीं दूंगा।
हमारे प्यार को जितनी परीक्षा देनी थी वह दे दी। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। हम अपने बच्चों के साथ एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। अक्षित फिर से हारिका की तरफ झुकने लगा। तभी बच्चे कमरे में आ गए। अक्षत अबिका ने कहा, हम रेडी हो गए। आप दोनों रेडी कब हो गए? अक्षत ने घूर कर अक्षित को देखा और कहा, आप हमेशा मम को पकड़े हुए क्यों रहते हैं? मैं जब भी आपके कमरे में आता हूँ, आप मम को हमेशा ऐसे ही पकड़े खड़े रहते हैं। ये बैड मैनर्स होती है डैड। अक्षित ने अक्षत को गोद में उठाकर कहा, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो उसे ऐसे ही पकड़कर खड़े होते हैं। समझ आया चैंपियन? अक्षत भी हारिका की टोन में बोला। डैड पहले आप कपड़े पहन लीजिए। आप मुझे ऐसे अच्छे नहीं लगते। अक्षित ने अक्षत को गोद से उतारा, मुंह बनाकर कहने लगा, तुम माँ बेटे को बताना पड़ेगा। अक्षित ने नामे गर्दन हिलाई और कवर से अपने कपड़े निकालने के लिए चला गया। अक्षित के जाते ही अक्षत, अबिका और हारिका तीनों ही हंसने लगे। खन्ना हाउस। अक्षित ने अपनी गाड़ी खन्ना हाउस के गेट के बाहर रोक दी। अक्षित गाड़ी से उतरा, फिर उसने हारिका की साइड का गेट खोला। अक्षित ने अबिका को अपनी गोद में ले लिया और हारिका भी अक्षत को लेकर गाड़ी से उतर गई। अक्षित हारिका खन्ना हाउस के अंदर जाने लगे। हारिका का तो मन बिल्कुल भी खन्ना हाउस के अंदर जाने का नहीं था, लेकिन अक्षित की जिद के आगे उसने हार मान ली थी। अक्षित इतना तो जानता था कि खन्ना हाउस में कोई भी हारिका का वेलकम नहीं करेगा। अक्षित तो रघुनाथ खन्ना को वार्न करने आया था। ये कह सकते हैं कि रघुनाथ खन्ना को धमकी देने आया था। दोनों ही थोड़ी दूर चले थे कि उन्होंने रघुनाथ खन्ना को गार्डन में बैठा हुआ देख लिया। अक्षित ने हारिका की तरफ हाथ बढ़ाया और हारिका ने भी अक्षित का हाथ पकड़ लिया। अक्षित ने हारिका को लेकर गार्डन में ही चला गया। अक्षित रघुनाथ खन्ना के सामने खड़े होते हुए कहा, कैसे हैं दादाजी? रघुनाथ खन्ना ने अक्षित को बैठने का इशारा किया और कहा, क्यों मिलने आए हो मुझसे? जानता हूँ मेरा हालचाल पूछने तो आए नहीं हो, कोई ना कोई कड़वी बातें बोलने ही आए हो। अक्षित ने हारिका का हाथ पकड़ा और दोनों वहां चेयर पर अक्षत और अविका को गोद में लेकर बैठ गए। हारिका रघुनाथ खन्ना को देखना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि रघुनाथ खन्ना की वजह से उसने अपने बच्चे को खुद से दूर होते हुए देखा था। अक्षित ने कहा, दादाजी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं कड़वी बातें करने आया हूँ? हो सकता है कुछ अच्छी बात भी करने आया हूँ। रघुनाथ खन्ना हल्का सा मुस्कुराकर बोले, नाजायज ही सही, लेकिन तुम मेरे खून हो। बाकी तुम खुद समझदार हो। नाजायज वर्ड सुनकर अक्षित का दिल फिर से दुख से भर गया, लेकिन उसने अपना दुख छुपाते हुए कहा, इसी बात को तो रोना है दादाजी कि मैं इस घर का नाजायज पोता हूँ। अगर जायज होता तो आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती। पर एक बात बता दूं दादाजी, खून बेशक इस घर का हो, लेकिन संस्कार मेरी माँ के हैं। और जो संस्कार मेरी माँ ने मुझे दिए हैं, उन संस्कारों के चलते ही मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, अपनी खुद की इमेज बनाकर। वरना आप अपने किसी भी पोते को घर से निकाल कर देख लीजिए, 2 दिन भी पैसे के बिना सरवाइव नहीं कर पाएंगे। रघुनाथ खन्ना ने कहा, क्यों आए हो अक्षित? अक्षित ने कहा, मैंने सोचा हारिका को उसकी नाजायज ससुराल दिखा दूं। रघुनाथ खन्ना ने भी हल्का सा हंसकर कहा, मेरा घर कोई मकबरा नहीं जिसे तुम दिखाने आए हो। अक्षित ने हंसकर कहा, मकबरा नहीं है तो मैं बना दूंगा। रघुनाथ खन्ना को अक्षित की बातों पर गुस्सा आ गया और उसने गरजते हुए कहा, अक्षित, जिस काम के लिए आए हो वह बताओ, वरना चलते बनो। फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। अक्षित ने कहा, अरे दादाजी, आप तो नाराज हो गए। मैं तो सुहानी का रिश्ता लेकर आया था। रघुनाथ खन्ना ने चिल्लाते हुए कहा, अपनी बकवास अपने पास रखो और चलते बनो। अक्षित ने हंसकर कहा, आप तो नाराज हो गए, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अपने दोस्त विवेक के लिए सुहानी का रिश्ता लेकर आया हूँ। अगर आप मान गए तो ठीक, अगर नहीं माने तो मैं दोनों की कोर्ट में शादी करा दूंगा। रघुनाथ खन्ना ने गुस्से में पॉइंट करके कहा, मेरी पोती कोई आम लड़की नहीं है जिसकी शादी में एक मामूली से इंस्पेक्टर से कर दूं। तुम्हारे विवेक की औकात ही क्या है जो मैं सुहानी की शादी विवेक से करूं? दादाजी, आप जानते तो हैं कि विवेक शौक के लिए नौकरी कर रहा है, वरना हैसियत उसकी आपसे कम नहीं है। अब रघुनाथ खन्ना का गुस्सा बहुत बढ़ गया था और वह अपनी चेयर से खड़ा होकर बोला, जिस पैर से इस घर में आए हो, उसी पैर से इस घर से वापस चले जाओ, वरना मेरा गुस्सा जानते हो तुम। अक्षित ने खड़े होकर कहा, मैंने कहा था ना दादाजी, संस्कार नहीं है इस घर में। मैं और मेरी पत्नी कब से आपके सामने आकर बैठे हैं, पर देखा आपने हमें चाय तक के लिए नहीं पूछा। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि इस घर में संस्कार की कमी है। अगले पल अक्षित ने भी अकड़ कर कहा, और मैं आपको यहाँ 2 बातें बताने आया था
पहली बात, मैं सुहानी की शादी विवेक से कर रहा हूँ। दूसरी बात, पवन खन्ना को बहुत जल्दी जेल हो गई और इन दोनों बातों को आप रोक नहीं सकते। रघुनाथ खन्ना, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लीजिए, लेकिन अब मैं ये दोनों काम करके रहूंगा। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। अक्षित ने हारिका को देखा और हारिका ने अबिका को गोद में लेकर खड़ी हो गई। अक्षित भी अक्षत को गोद में लेकर खड़ा था और हारिका का हाथ पकड़ा और खन्ना हाउस से बाहर जाने लगा। रघुनाथ खन्ना अक्षित हारिका को जाते हुए देख रहे थे। पिछले कुछ दिनों में रघुनाथ खन्ना के साथ जो कुछ भी हुआ था, उसके चलते रघुनाथ खन्ना इतना तो समझ गया था कि अक्षित जो कहता है वो करके दिखाता है। रात के 3 बजे अक्षित और विवेक दोनों ही खन्ना हाउस के बाहर खड़े थे। आज सुहानी के घर से भागने का प्लान था। विवेक ने सुहानी को फोन किया और सुहानी बालकनी में आई। सुहानी ने विवेक को देखकर फोन पर कहा, क्या भागना ही एक रास्ता है? क्या तुम दादाजी से बात नहीं कर सकते? क्या हमारी शादी नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकती? क्या तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स से मेरा हाथ नहीं मांग सकते? विवेक, मुझे डर लग रहा है। विवेक ने कहा, अगर तुम्हारे दादाजी मान जाते तो हम ऐसे भागकर शादी नहीं करते। तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ, तुम्हारे दादाजी मुझे पसंद नहीं करते। इस जन्म में मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। अब कोई ऑप्शन नहीं है सुहानी, तो नीचे आ जाओ, हम कल ही कोर्ट मैरिज कर लेंगे। सुहानी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शादी करने के बाद वादा करो तो मेरे परिवार को मना लोगे। विवेक ने कहा, तुम्हारे दादाजी अमरीश पुरी से कम नहीं है, वह नहीं मानेंगे। लेकिन फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हारे दादाजी को मनाने की कोशिश करूंगा। अब ज्यादा बात मत करो, हम बहुत देर से यहाँ खड़े हैं, जल्दी नीचे आओ। सुहानी ने कहा, पर मैं आऊं कैसे? मेन गेट पर तो वॉचमैन होगा और वह मुझे बाहर जाने नहीं देगा। अक्षित ने फोन लिया और सुहानी से कहा, क्या तुम मूवी नहीं देखती? पर्दा, साड़ी, चादर कुछ तो होगा, उसे बालकनी में बांध दो और उसके सहारे नीचे आ जाओ। सुहानी ने कहा, मैं कोई सर्कस में काम नहीं करती जो साड़ी बांधी और नीचे आ गई। मुझे डर लगता है गिर गई तो। विवेक ने फोन लिया और कहा, गिर गई तो मैं कैच कर लूंगा, लेकिन तुम आओ तो सही। तुम्हारी गली के कुत्ते मेरे पीछे पड़े हैं और तुम हो कि आने का नाम नहीं ले रही हो। एक आधा कुत्ता काट लेगा तब आओगी क्या? सुहानी ने कहा, कुत्तों को भी पता है किसके ऊपर भौंकना है और किसके ऊपर नहीं। विवेक ने कहा, तुम इस सिचुएशन में भी मुझसे ऐसी बात कर सकती हो? जल्दी नीचे आओ सुहानी, इससे पहले कि तुम्हारे घर वालों को पता चल जाए। अक्षित ने कोर्ट की कल की डेट ली है। अगर कल का दिन निकल गया तो फिर हमें कुछ हफ्ते वेट करना पड़ेगा। सुहानी ने कहा, ओके ओके, मैं देखती हूँ। सुहानी ने आसपास नजर घुमाई तो उसे बेड की दूसरी तरफ एक चादर रखी हुई मिली। सुहानी ने वह चादर उठाई और बालकनी की रेलिंग में बांधा, फिर धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करने लगी। सुहानी को सच में बहुत डर लग रहा था। एक तो पहले ही वह अपने दादाजी से बहुत डरती थी, ऊपर से वह दादाजी के खिलाफ जाकर विवेक से शादी कर रही थी और उसके भी ऊपर वह पहली बार बालकनी से चोरों की तरह उतर रही थी। सुहानी थोड़ा उतर आई थी, लेकिन जैसे ही वह और उतरने लगी, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधा विवेक की बाहों में आकर गिरी। सुहानी चिल्ला पड़ती, लेकिन उससे पहले जब खुद को विवेक की बाहों में देखा तो वह अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को कंट्रोल करने लगी। विवेक ने हंसकर कहा था ना तुम्हें कैच कर लूंगा। विवेक और सुहानी एक दूसरे को देख रहे थे। विवेक धीरे धीरे सुहानी के ऊपर झुकने लगा, लेकिन अक्षित ने हल्का सा खांसते हुए कहा, भाई शादी हो जाने दो, उसके बाद सुहानी तुम्हारी है। दोनों ही अक्षित के सामने शर्मा गए। विवेक ने सुहानी को गोद से उतारा और सुहानी ने एक नज़र घर को देखा। उसे रोना आ रहा था, लेकिन फिर अक्षित ने उसे कहा, सुहानी, विवेक बहुत अच्छा लड़का है, तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ। तुम्हारे दादाजी विवेक जैसा लड़का तुम्हारे लिए नहीं ढूंढ पाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि विवेक गरीब है, उसका बिजनेस भी तुम्हारे पापा के बिजनेस के टक्कर का है। आज नहीं तो कल तुम्हारे पेरेंट्स मान जाएंगे। अपना मन पक्का बना लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम किसी अरे गहरे के साथ भागकर शादी नहीं कर रही हो। सुहानी ने हाँ में गर्दन हिलाई। सुहानी जानती थी कि विवेक एक बहुत अच्छा लड़का है। सुहानी यह भी जानती थी कि उसके दादाजी कभी भी विवेक जैसा लड़का नहीं ढूंढ पाएंगे। सुहानी को यकीन था, शायद आज नहीं तो कल उसके पेरेंट्स विवेक को अपना लेंगे। सुहानी विवेक के साथ उसके घर चली गई। अक्षित अपने बिला आ गया। अक्षित ने बेल बजाने के लिए हाथ बढ़ाया कि हारिका ने गेट खोलकर कहा, आज कौन सा कांड करके आए हो? अक्षित ने अपने दोनों हाथ हारिका की कमर पर लपेट कर कहा, सुहानी को घर से भगाकर लाए हैं, कल दोनों की शादी है।
अक्षित हारिका की तरफ झुकने लगा। तभी हारिका ने अक्षित के मुंह पर हाथ रखकर कहा, जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। आजकल बहुत मेहनत करने लगे हैं आप। लोगों को घर से भगाना भी बहुत मेहनत का काम है, जिसका ठेका आपने ले रखा है। अक्षित के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और अपने कमरे की तरफ चला गया। आरका ने भी नामे गर्दन हिलाई और किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों ने साथ में डिनर किया, थोड़ी सी बातें की और फिर कमरे में सोने चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग अक्षित कोर्ट के बाहर विवेक का इंतजार कर रहा था। अक्षित ने विवेक और सुहानी की शादी के लिए पेपर रेडी करवा लिए थे। अक्षित को इसमें दो फायदे नजर आ रहे थे। एक, रघुनाथ खन्ना परिवार को हरा देगा और दूसरा, उसके दोस्त का घर बस जाएगा। विवेक सुहानी को लेकर आया। विवेक और सुहानी ने कोर्ट मैरिज कर ली। सुहानी ने अक्षित के सामने जाकर कहा, मैं जानती हूँ आप खन्ना परिवार को पसंद नहीं करते, लेकिन आप खन्ना परिवार को पसंद क्यों नहीं करते? ऐसा क्या किया है मेरे परिवार ने जो आप आए दिन दादाजी को परेशान करते रहते हैं? अक्षित ने कहा, अगर विवेक तुम्हें शादी से पहले प्रेग्नेंट करके छोड़ दे तो तुम क्या करोगी? सुहानी ने कहा, मेरे बस में हुआ तो विवेक को जान से मार दूंगी और नहीं हुआ तो खुद मर जाऊंगी। अक्षित ने कहा, मेरी माँ मर गई थी क्योंकि मैं तुम्हारे ताऊ जी को मार नहीं पाई। मैं तुम्हारे ताऊ जी की नाजायज औलाद हूँ। उन्होंने मेरी माँ शिवानी को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। तुम्हारे दादाजी ने मेरी माँ को अपनाने की जगह बेइज्जत किया। मेरी माँ ने बहुत कुछ झेला, अपने परिवार से लड़ी, खन्ना परिवार से लड़ी, खुद से लड़ी, लेकिन उन्होंने मुझे कोख में नहीं मारा, मुझे जन्म दिया। मेरे लिए वह सारी दुनिया से लड़ी। मैं जब 7 साल का था मेरी माँ को ब्लड कैंसर हो गया और वह इस दुनिया से चल बसी। तब से लेकर आज तक मैंने अपने इन्हीं कानों से न जाने कितनी बार नाजायज शब्द सुना है। सुहानी तो हैरान होकर अक्षित की बातें सुन रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अक्षित की नफरत का ऐसा भी कोई रीजन हो सकता है। उसे तो लगा अक्षित बस ऑफिशियल खन्ना परिवार को पसंद नहीं करता। अक्षित ने आगे कहा, बल्कि एक अमीर लड़की से शादी कर ली। मेरी माँ उनका इंतजार ही करती रही और इस दुनिया से चली गई, लेकिन उन्होंने एक बार भी मेरी माँ से मिलने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि उनकी मौत पर भी नहीं आए। तुम्हारे दादाजी और मेरे नाजायज दादाजी जानते थे कि मैं उनकी नाजायज पोता हूँ, लेकिन उन्होंने कभी प्यार से मुझे नहीं देखा, हमेशा नफरत की आंखों से मुझे देखा। तो तुम ही बताओ, मैं क्यों तुम्हारे परिवार से नफरत ना करूं? तुम्हारे दादाजी ने मेरे बेटे को किडनैप करा दिया, हारिका को खुद को सूट करने के लिए बेबस कर दिया। अगले ही पल अक्षित ने हंसकर कहा, खैर छोड़ो, ये कहानी बहुत लंबी है सुहानी। तुम्हारी आज ही शादी हुई है और तुम्हारा नाजायज भाई तुम्हारे सामने खड़ा है। इसी नाजायज रिश्ते को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अक्षित ने अपनी टेबल पर रखा हुआ एक ज्वेलरी बॉक्स उठाया और सुहानी के हाथ में देते हुए कहा, अगर रखना है तो रख लो, लेकिन मैं तो दिल से दे रहा हूँ। रख लोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं रखोगी तो मुझे बुरा भी नहीं लगेगा। सुहानी ने अक्षित के हाथ से ज्वेलरी बॉक्स ले लिया और बोली, आपकी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत था। मैं वक्त को पीछे नहीं ले जा सकती, लेकिन दिल से कहती हूँ, आपके लिए मेरे दिल में कोई बैर नहीं है। अक्षित ने सुहानी के सर पर हाथ रखा और कहा, जाओ विवेक के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। सुहानी और विवेक अक्षित के चैम्बर से चले गए। अक्षित ने फोन लिया और रघुनाथ खन्ना का नंबर डायल किया। 2 ही रिंग में रघुनाथ खन्ना ने फोन उठा लिया। अक्षित ने फोन पर हंसकर कहा, मुबारक हो दादाजी, आपकी पोती की शादी करा दी मैंने। अभी अभी सुहानी और विवेक का विवाह हुआ है। यह सुनते ही रघुनाथ खन्ना ने गुस्से में कहा, अक्षित तुम पछताओगे, तुम बहुत पछताओगे। अक्षित ने कहा, आपके ऊपर एक बार विश्वास करके मैं जितना पछताना था पछता लिया। पछताने की बारी आपकी है। अब वापस आएंगे रघुनाथ खन्ना। मैंने कहा था ना, मैं दोनों काम करूंगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक काम तो मैंने कर दिया, अब बचा दूसरा काम, पवन को जेल करवाना। वह भी मैं बहुत अच्छे से करवा कर आऊंगा। अब गलती से भी पवन को इंडिया से बाहर भेजने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं पवन खन्ना के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर चुका हूँ। आपके पोते ने जितने भी एक्सीडेंट किए हैं, जितने भी ड्रग्स सप्लाई किए हैं, जितनी भी पार्टी की है, उन सबका काला चिट्ठा मैं कोर्ट में एक एक करके खोलूंगा। आपकी इज्जत की धज्जियां तो मैं उड़ाकर ही रहूंगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रघुनाथ खन्ना ने गुस्से में फोन काट दिया और अपने घर में चिल्लाकर कहा, सुहानी कहाँ है? खन्ना परिवार के सारे मेंबर सुहानी को ढूंढने लगे, लेकिन सुहानी खन्ना हाउस में होती तब तो मिलती। वह तो कब की वहां से जाकर विवेक के घर आ गई थी। बहुत ढूंढने के बाद भी सुहानी नहीं मिली। रघुनाथ खन्ना झटके से सोफे पर बैठ गया। रघुनाथ खन्ना को भी वही मिला जो उसने दूसरों को दिया था, दर्द। रघुनाथ खन्ना ने बहुत लोगों को दर्द दिया था।
रघुनाथ खन्ना की समझ में आने लगा था कि अब वह अक्षित से नहीं जीत पाएगा। रघुनाथ खन्ना को अपनी गलती रियलाइज हो गई थी कि उसने क्यों हारिका को मजबूर किया। अगर वह अक्षित के बेटे को किडनैप नहीं करता तो शायद आज ये सब नहीं होता। लेकिन सच में रघुनाथ खन्ना ने सोए हुए शेर को जगा दिया था, और अब ये शेर कहाँ रुकेगा ये शेर को भी नहीं पता था। अक्षित कोर्ट की सीढ़ियों पर चल रहा था। सामने रघुनाथ खन्ना खड़े थे। अक्षित ने रघुनाथ खन्ना को इग्नोर किया, कोर्ट के अंदर जाने लगा। रघुनाथ खन्ना ने अक्षित को पीछे से रोकते हुए कहा, अक्षित आखिर तुम्हें यह सब करके क्या मिल जाएगा? क्यों तुम मेरे पोते के पीछे पड़े हुए हो? अक्षित वापस आया और रघुनाथ खन्ना के हाथ में एक फाइल पकड़ाता हुआ बोला, आपके पोते ने टोटल 15 एक्सीडेंट किए हैं, जिनमें से 4 लोगों की मौत हुई है। 2 लड़कियों को मजबूर करके अपनी हवस पूरी की। और तो और आपके बेटे की क्लाइंट को जो लड़की पसंद आ जाती है, उस लड़की को किसी भी चीज़ की तरह अपने क्लाइंट को गिफ्ट में दिया है। आप एक अच्छे नागरिक की तरह खुद बताइए, क्या आपके पोते को जीने का हक है? क्या पवन को सजा नहीं मिलनी चाहिए? रघुनाथ खन्ना ने कहा, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। ये जो आपके पैसे हैं ना मेरे नाजायज दादाजी, इन पैसों का रुतबा कहीं और जाकर दिखाइए। मैंने अपने दम पर इतने पैसे कमाए हैं कि मैं बिक नहीं सकता। अक्षित ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, ये सब क्या करके हासिल होगा? क्या मिल जाएगा तुम्हें? अगर पवन को जेल हो गई, क्या हासिल होगा तुम्हें? रघुनाथ खन्ना ने इस बार नरम लहजे में कहा। अक्षित ने कहा, पहले आप बताइए, मेरी माँ को बेइज्जत करके आपको क्या मिला? मेरी माँ का प्यार छीनकर आपको क्या मिला? मुझे नाजायज वर्ड बोलकर आपको क्या मिला? मेरे बेटे को किडनैप करके आपको क्या मिला? हारिका को मजबूर करके आपको क्या मिला? आपके पास मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं है, और आप उम्मीद करते हैं कि मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। आपने तो मेरे बाप को मेरी माँ की अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं होने दिया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके किए हुए बुरे कर्म आपके पास वापस नहीं आएंगे? रघुनाथ खन्ना ने मिन्नतें करते हुए कहा, अक्षित, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मेरी गलती की सजा मेरे पवन को मत दो। मैं एक पोते की लाश देख चुका हूँ, अब पवन को ऐसे नहीं देख सकता। पवन तुम्हारा छोटा भाई है, माफ कर दो उसे। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो मुझसे बदला लो। अक्षित ने कहा, माफ कर दूं? माफ कर दूं पवन खन्ना को? क्यों? क्योंकि वह आपका जायज पोता है और मैं नाजायज औलाद। आपका जायज पोता है तो आप मिन्नतें करने लगे। मैं नाजायज हूं तो आपने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया था। पवन आपका जायज पोता है इसलिए आपका दिल पिघल गया। उसे बचाने के लिए आपने हर रास्ते को अपना लिया। आप अपने पोते से प्यार करते हैं तो क्या मैं अपने बेटे से प्यार नहीं करता था? अक्षत आपका नाजायज ही सही, पर आपका परपोता था। आपको उस पर भी तरस नहीं आया, और आप चाहते हैं कि मैं पवन खन्ना पर तरस खाऊं? बिल्कुल नहीं। पवन खन्ना को उसके किए की सजा तो मैं दिलाकर ही रहूंगा। पवन खन्ना ना जाने कितने लोगों का गुनाहगार है। अक्षित गुस्से में वहां से मुड़ गया और कोर्ट के अंदर जाने लगा। रघुनाथ खन्ना बेबस नजरों से अक्षित को देख रहे थे। आखिर सच तो था, रघुनाथ खन्ना ने अपने एक पोते की लाश देख ली थी, और अब अक्षित दूसरे पोते को सजा दिलवाने जा रहा था। कोर्ट में अक्षित ने पवन खन्ना के खिलाफ बहुत सारी दलीलें पेश की, सबूत पेश किए, ऐसे सबूत जिसे कोई नकार नहीं सकता था। गवाहों की लाइन लगा दी। अक्षित के सामने किसी लॉयर का टिकना मुश्किल था। जो भी लॉयर खन्ना ने हायर किया था, वह तो अक्षित के सामने कांपने लगा। अक्षित के कॉन्फिडेंस के सामने उस लॉयर की एक भी नहीं चली। कोर्ट में करीब 2 घंटे तक बहस चलती रही, और उस 2 घंटे में अक्षित ने प्रूव कर दिया कि पवन एक क्रिमिनल है और एक मर्डरर भी। पवन एक रेपिस्ट है और पवन ड्रग्स भी लेता है। न जाने अक्षित ने पवन के कितने ही गुना कोर्ट के अंदर गिनवा दिए थे। अक्षित जानता था कि रघुनाथ खन्ना जज को जरूर खरीदेगा, इसलिए अक्षित ने मीडिया का सपोर्ट लिया, ताकि जज चाह कर भी पवन की सजा कम ना कर दे। न चाहते हुए भी जज को पवन को 15 साल की सजा सुनानी पड़ी। अक्षित ने 15 साल की सजा पर भी एक्शन लिया, लेकिन जज ने अक्षित की बातों को ध्यान में रखते हुए 15 साल की सजा ही मुनासिब समझा। अक्षित को पवन की 15 साल की सजा में ही संतुष्टि करनी पड़ी। अब अक्षित अपनी चेयर पर बैठ गया। धीरे धीरे कोर्ट रूम खाली हो गया, लेकिन रघुनाथ खन्ना कोर्ट रूम में ही बैठे रहे। अक्षित ने फाइल उठाई, फिर रघुनाथ खन्ना की तरफ देखा, और जैसे ही जाने को हुआ, रघुनाथ खन्ना ने कहा, तुमने अपने दिल की कर ली? अक्षित ने कहा, मैंने मनमानी करना अपने दादाजी से ही सीखा है। मैं एक घटिया खून की पैदाइश हूँ, तो घटियापन तो मेरे अंदर आएगा ही। अक्षित ने भी सीधा साधा जवाब दिया। अक्षित घर आया। जैसे उसने बेल बजाने के लिए बेल पर हाथ रखा,
उससे पहले हारिका ने गेट खोलकर कहा, आज क्या करके आए हो? अक्षित ने हारिका के गालों पर उंगली चलाते हुए कहा, आज तो मैं पवन को फुल एंड फाइनल जेल में पटक कर आया हूँ। हारिका ने कहा, काफी हिम्मत आ गई है आपके अंदर। डर नहीं लगता आपको अपने दादाजी से? अक्षित घर के अंदर आता हुआ कहने लगा, लगता था, बहुत डर लगता था, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी ना। अक्षत को हाथ नहीं लगाना चाहिए था, तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहिए था। तो बस, जब से मैं तुम्हें और अक्षत को खुद से दूर जाते हुए देखा है, मेरा डर खत्म हो गया है। हारिका अक्षित के लिए किचन से पानी ले आई और गिलास अक्षित को पकड़ाते हुए बोली, तुम्हें लगता है कि रघुनाथ खन्ना चुप बैठ जाएगा? अक्षित ने पानी पीते हुए कहा, हाँ जानता हूँ नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ तो दिमाग में चलेगा, लेकिन मैं भी उनके हर चाल के लिए रेडी हूँ। अब वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हारिका भी सोफे पर बैठ गई और अक्षित भी उसकी गोद में सर रखकर सोफे पर ही लेट गया। अक्षित ने कहा, ब्यूटीफुल गर्ल, 2 घंटे कोर्ट में भौंक कर आया हूँ, प्लीज थोड़ा सर दबा दो। अक्षित की बात पर हारिका को हंसी आ गई। हारिका ने अक्षित का सर दबाते हुए कहा, काफी अच्छे शब्द सीख गए हो। अक्षित ने आंखें खोलकर एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, सीखा तो मैंने और भी बहुत कुछ है, कहो तो रूम में दिखाऊं? हारिका ने मुस्कुराकर अक्षित के बाल हल्के से खींच लिए। अक्षित के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। अक्षित ने कहा, हारिका हाथों को कंट्रोल में रखो, वरना सच में पछताओगी। इन हाथों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आज रात ही बता दूंगा। अक्षित की डबल मीनिंग बातें सुनकर हारिका की मुस्कान बड़ी होती जा रही थी। हारिका ने कहा, अक्षित, तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा ही बेशरम हो गए हो? अक्षित ने आंखें खोलकर हारिका को देखा और कहा, मैं हमेशा ऐसे ही बेशरम होना चाहता हूँ, ऐसे ही तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, ऐसे ही तुम्हें हमेशा छेड़ना चाहता हूँ, सारी जिंदगी तुम्हारी गोद में सर रखकर रहना चाहता हूँ। तुम, मैं, अक्षत और अभिका, हम सब साथ में ऐसे ही हंसते खेलते रहे, एक हैप्पी फैमिली की तरह। कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन हमारी जिंदगी में ना हो। अक्षित की बात सुनकर हारिका के फेस पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। अक्षित ने कहा, हारिका, मैं बहुत थक गया हूँ। ऐसा करते हैं, थकान मिटाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे सारी थकान भी दूर हो जाए और एक्सरसाइज भी हो जाए। हारिका की आंखें बड़ी हो गई। हारिका ने कहा, अक्षित कैसी बातें करते हो? अक्षित ने कहा, कैसी बातें कर रहा हूँ, अपनी पत्नी से ही तो कर रहा हूँ, और अपनी पत्नी से करना क्या गलत है? अक्षित की बात सुनकर हारिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वैसे ही बहुत गोरी थी, ऊपर से अक्षित की बातें और ज्यादा गुलाबी बना रही थी। तुम थक गए हो, चलो चुपचाप से सो जाओ। हारिका ने अक्षित की आंखों पर हाथ रखकर कहा। अक्षित ने कहा, हारिका हारिका, नींद नहीं आ रही है, सोच रहा हूँ, चलो कुछ करते हैं ना। अक्षित हारिका की गोद से उठकर बैठ गया। अक्षित हारिका की तरफ थोड़ा सा खिसका, हारिका भी थोड़ा खिसक गई। अक्षित थोड़ा खिसका, हारिका भी थोड़ा और खिसक गई। अक्षित थोड़ा और खिसका और उसने झटके से हारिका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अक्षित हारिका दोनों ही सोफे पर ही लेट गए। अक्षित नीचे, हारिका अक्षित के ऊपर थी। अक्षित ने हारिका की आंखों में देखकर कहा, क्या सोच रही हो ब्यूटीफुल गर्ल, क्या तुम मेरी थकान कम नहीं करोगी? हारिका ने नामी गर्दन हिला दी। अक्षित ने धीरे से हारिका के गालों को चूमकर कहा, झूठ नहीं बोलते ब्यूटीफुल गर्ल, जो बात दिल में है उसे जुबान पर आ जानी चाहिए। हारिका ने शर्माकर फिर से नामी गर्दन हिला दी। हारिका अक्षित के ऊपर से उठने लगी, लेकिन अक्षित ने उसे नहीं रोका। हारिका हैरान थी कि अक्षित ने रोका क्यों नहीं। हारिका जैसे ही उठकर खड़ी हुई, अक्षित ने जल्दी से खड़े होकर उसे गोद में उठा लिया। हारिका ने हड़बड़ाहट में कहा, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, कोई टाइम है ये सब करने का? अक्षित ने हारिका की बातों को इग्नोर करके कहा, मेरी प्रिंसेस और मेरा चैंपियन कहाँ है? हारिका ने कहा, आज रुद्र अपने साथ ले गया है। अक्षित के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। अक्षित ने कहा, ये तो अच्छी बात है ना, वे अपने मामा के साथ है और उनकी माँ मेरे साथ। हारिका अक्षित की गोद में कसमसाने लगी, लेकिन अक्षित हारिका को नहीं छोड़ा। अक्षित हारिका को लेकर बेडरूम में आ गया। हारिका अक्षित की शरारत समझ गई थी। हारिका ने कहा, अक्षित, रात तक इंतजार तो करो। अक्षित ने हारिका को बेड पर बिठाया और अपना ब्लेजर उतारते हुए कहा, रात तक इंतजार नहीं होगा, लेकिन तुम कह रही हो तो रात को भी कर लेंगे। हारिका ने तो अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। हारिका ने कहा, लाइफ लाइन, जब मैं तुमसे मिली थी ना, तब तुम ऐसे नहीं थे। तब तो मेरे करीब आने से भी बहुत शर्माते थे, लेकिन अब देखो जैसे तुमने बेशर्मी की डिग्री हासिल कर ली हो। अक्षित ने हारिका के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर कहा, हाँ कर लिया, बेशर्म भी तुमने ही बनाया है। मैं तो बहुत शरीफ था, किस करना भी मुझे तुमने ही सिखाया था। चलो
आज देखकर बताओ कि तुमने मुझे ठीक से सिखाया भी या नहीं। अक्षित ने अगले ही पल अपने होंठ आरिका के होंठों पर रख दिए। धीरे धीरे अक्षित किस करता हुआ आरिका की तरफ झुकने लगा और आरिका भी बेड पर लेट गई। दोनों का प्यार परवान चढ़ चुका था। आरिका चाहे कितनी भी मना कर ले, लेकिन उसे अक्षित का साथ बहुत पसंद था। अक्षित का साथ पाकर आरिका पूरी हो जाती थी। आज फिर आरिका का गोरा अक्षित के सामने रंग में मिल गया था। पवन को जेल हो गई है, यह बात रघुनाथ खन्ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका गुस्सा दिन दुगना रात चौगना बढ़ता जा रहा था। उसने अक्षित के सामने मिन्नतें करके भी देख लिया था, लेकिन अक्षित नहीं माना। अक्षित खन्ना की बात सुनता भी क्यों? खन्ना ने अक्षित को दिया ही क्या था, सिवाय बेइज्जती के? रघुनाथ खन्ना अपने स्टडी रूम में बैठा था और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। कुछ सोचकर उसने फोन उठाया। रघुनाथ खन्ना ने एक नंबर डायल किया और उसे कॉल करके कहा, अक्षित की फैमिली को किडनैप कर लो। कल मैं उन्हें अपने हाथों से मारूंगा। अगर मेरा पोता जेल में रहेगा तो खुद मैं अक्षित और आरिका को भी नहीं रहने दूंगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, ठीक है सर, आप जैसा कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। हम कल आरिका और अक्षित को किडनैप करके आपके फार्म हाउस पर ले आएंगे। अक्षित की सुबह जब आँख खुली तो आरिका उसके पास नहीं थी। बाथरूम से शावर की आवाज आ रही थी। अक्षित समझ गया कि आरिका बाथरूम में है। थोड़ी देर बाद आरिका बाहर आई और अक्षित को देखकर कहने लगी, तुम भी उठ जाओ और अक्षत और अबिका को रुद्र के घर से ले आओ। अक्षत और अबिका एक दो दिन से ज्यादा रुद्र के पास नहीं टिकेंगे। अक्षित का ध्यान आरिका के ऊपर नहीं था, वह अपने फोन को ही देख रहा था। आरिका ने जब देखा कि अक्षित उसकी बात नहीं सुन रहा है, तो उसने थोड़ा तेज आवाज में कहा, अक्षित मैं कुछ कह रही हूँ। अक्षत और अबिका को ले आओ, वरना वह रुद्र और सालू को परेशान कर देंगे। अक्षित बेड से खड़ा हुआ और उसने आरिका को पीछे से गले लगाकर कहा, अक्षत अबिका को वहीं रहने दो, कल ले आएंगे। आज मैं और तुम साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। हारिका ने कहा, क्या बात है, कितने अच्छे भाई हो ना तुम। अक्षत और अविका सालू और रुद्र को परेशान करेंगे और हम यहाँ एंजॉय करेंगे। क्या उन दोनों का मन नहीं करता होगा साथ में टाइम स्पेंड करने का? अक्षित ने कहा, समझा करो ब्यूटीफुल गर्ल, उन्हें वहीं रहने दो। वैसे भी मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं तैयार होकर आता हूँ, तुम नाश्ता बना लो। 3 घंटे बाद अक्षित और हारिका डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। अक्षित लगातार अपने फोन में ही कुछ कर रहा था। हारिका ने कहा, अक्षित सुबह से देख रही हूँ फोन में ही देखे जा रहे हो, ऐसा क्या है इस फोन में? अक्षित कुछ कहता उससे पहले ही 25 से 30 बॉडीगार्ड अक्षित के घर में गन लेकर घुस गए। हारिका और अक्षित की आंखें बड़ी हो गई। बॉडीगार्ड के हेड ने कहा, हमारे साथ चुपचाप चलो, वरना हम बदतमीजी पर उतर आएंगे। मार पीट कर यहाँ से घसीट कर ले जाएंगे। अक्षित ने हारिका को देखा और हारिका ने अक्षित को। फिर दोनों चुपचाप बॉडीगार्ड के साथ अपने विला से निकलकर उनकी गाड़ी में बैठ गए। कुछ घंटों बाद अक्षित को धीरे धीरे होश आया तो अक्षित एक चेयर पर बंधा हुआ था। अक्षित ने अपनी आंखें खोली और घुमाकर देखा तो वह एक बंद स्टोर रूम में बंधा हुआ था। सामने कई सारे बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। अक्षित के मुंह पर बस एक ही नाम था, आरिका। अक्षित ने नजर घुमाकर देखा तो एक दूसरे कोने में आरिका भी एक चेयर पर बंधी बैठी थी। आरिका भी बेहोश थी। अक्षित ने याद करने की कोशिश की तो जब वह बॉडीगार्ड की गाड़ियों में बैठे तब उन्होंने रुमाल से कुछ सुंघाकर दोनों को बेहोश कर दिया था। अक्षित को होश में देखकर एक बॉडीगार्ड ने रघुनाथ खन्ना को फोन करके कहा, सर अक्षित को होश आ गया है, आप आ जाइए। करीब 1 घंटे बाद रघुनाथ खन्ना अक्षित के सामने खड़ा हुआ था। रघुनाथ खन्ना ने अक्षित को गन से पॉइंट करके दांत पीसते हुए कहा, अक्षित आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, तुम्हें गोली मारकर मुझे सुकून मिलेगा। रघुनाथ खन्ना की बात सुनकर अक्षित हंसने लगा। अक्षित को हंसता हुआ देखकर रघुनाथ खन्ना को और गुस्सा आ गया। उन्होंने अक्षित को गुस्से में कहा, मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम हंस रहे हो। अक्षित ने कहा, तो सोच क्या रहे हैं दादाजी, मार दीजिए। आप मुझे मारेंगे, फिर हारिका को मारेंगे। कल को मेरा बेटा बड़ा होगा, वह आपकी फैमिली से दुश्मनी निकालेगा, वह आपके परिवार को एक एक करके मारेगा। लेकिन अफसोस, तब तक आप नर्क सिधार चुके होंगे, मेरे बेटे को बदला लेते हुए नहीं देख पाएंगे। अक्षित की बात सुनकर रघुनाथ खन्ना को गुस्सा आ गया। रघुनाथ खन्ना ने कहा, अक्षित मैं तुम्हारे बेटे को भी मार दूंगा, तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे सामने ही मरेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ना अक्षत ना अबिका जिंदा बचेंगे, ना ही भविष्य में कोई बदला लेगा। अक्षित ने फिर हंसकर कहा, गजब का कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। वैसे आप अक्षत और अबिका को ढूंढेंगे कहाँ? आपको पता भी है मेरे बच्चे हैं कहाँ? मैं खुद ही बता देता हूँ, मेरे बच्चे रुद्र सालू के पास हैं।
अब गलती से भी रुद्र के पास अपने आदमियों को मत भेज देना, क्योंकि रुद्र मारता पहले है, पूछता बाद में है। उसे भनक भी लग गई कि तुमने अक्षत और रविका को मारने की कोशिश की, तो जानते हो ना वह क्या करेगा। रघुनाथ खन्ना कुछ बोलता उससे पहले ही वहां रंगा आ गया। रंगा को रघुनाथ खन्ना ने ही बुलाया था, ताकि वह आरिका को रंगा को दे दे और रंगा उसे वेश्यावृत्ति में धकेल दे। रंगा ने अक्षित को देखा और हंसकर कहा, तो शेर आज यहाँ बंधा पड़ा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इस हालत में देखूंगा। तुम तो काफी स्ट्रांग हो। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया। तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, मेरे बहुत काम आएगी। धीरे धीरे आरिका को भी होश आने लगा। आरिका होश में आई और उसकी जुबान पर भी एक ही नाम था, अक्षित। आरिका ने देखा तो अक्षित उसी के सामने था। अक्षित को देखकर आरिका ने एक मुस्कुराहट अक्षित को पास की। बदले में अक्षित ने भी पलकें झपका दी। रंगा ने आरिका को देखा और कहा, आरिका सुना है बहुत हिम्मत है तुझमें, तूने 3 लोगों को मारा है। हारिका ने कहा, 3 नहीं 4, तुम्हें भी मैं ही मारूंगी। ये सुनकर अक्षित हंसने लगा। रंगा को गुस्सा आ गया और उसने एक गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए कहा, मार लेना मना कौन कर रहा है, वो तो तुम्हारे हाथ खोल दूं और तुम्हारे कपड़े भी। इतना कहकर रंगा गंदी हंसी हंसने लगा। आरका के जबड़े कस गए। हारिका रंगा को जानबूझकर उकसाते हुए बोली, खोल कर तो देख मेरे हाथ, तुझे जिंदा ही जमीन में ना गाड़ दूं। तो हारिका सिन्हा नाम नहीं है। अक्षित ने दूर से ही कहा, हारिका नाम तो सही से लो। हारिका ने मुस्कुराकर कहा, हारिका अक्षित खन्ना नाम नहीं। रघुनाथ खन्ना ने गुस्से में हारिका को देखा और कहा, मेरा नाम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तुम और अक्षित मेरा नाम इस्तेमाल करने लायक नहीं हो। हारिका ने अभी गुस्से में कहा, आपका नाम इस लायक भी नहीं कि अक्षित के नाम के पीछे लगे, और वैसे भी अक्षित को सरनेम की जरूरत ही नहीं है। अक्षित को सब लोग अक्षित के नाम से ही जानते हैं। हारिका ने फिर रंगा को देखकर कहा, क्या हुआ, मेरे हाथ नहीं खोलने डर गए? मुझे जानते हो ना, अगर मेरे हाथ खोल दिए तो फिर हारिका तुम्हें जान से मार देगी। रंगा को गुस्सा आ गया, उसने हारिका के हाथ खोलने शुरू कर दिए। रघुनाथ खन्ना लगातार उसे मना करता रहा, लेकिन रंगा लगातार हारिका के हाथ खोलने में लगा रहा। रंगा को लगा कि हारिका को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन हारिका को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था। हारिका को अपना बचाव करना बहुत अच्छे से आता था। आखिर उसने 3 खून ऐसे ही नहीं कर दिए थे। रंगा ने हारिका के हाथ खोल दिए। हारिका ने जल्दी से अपने पैर खोले और घुमाकर एक लात रंगा के मुंह पर मारी। रंगा जमीन पर जाकर गिरा। हारिका ने अपने सूज में से एक चाकू निकाला और अक्षित के हाथ पर फेंक दिया। चाकू जाकर सीधा अक्षित की रस्सी पर लगा और अक्षित के हाथ खुल गए। देखते ही देखते अक्षित ने भी खुद को उस रस्सी से आजाद कर लिया। हारिका और अक्षित दोनों ने ही लड़ने के लिए तैयार हो गए। अक्षित हारिका ने बॉडीगार्ड को मारना शुरू किया, लेकिन बॉडीगार्ड की संख्या बहुत ज्यादा थी। रघुनाथ खन्ना जानता था कि अक्षित हारिका 10-12 लोगों को तो संभाल लेंगे, इसलिए उसने 25 से 30 लोगों को बुलाया था। अक्षित हारिका लड़ रहे थे और तभी वहां पर राज, रुद्र, शेरा और अथर्व सब आ गए। रुद्र के साथ में उसके कुछ बॉडीगार्ड भी थे। सब मिलकर रघुनाथ खन्ना के बॉडीगार्ड को मारने लगे। हारिका तो बस रंगा को ही मार रही थी। रंगा ने उसके लिए जो गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसके चलते हारिका को रंगा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हारिका ने रंगा को संभलने का एक भी मौका नहीं दिया था। हारिका रंगा को ऐसे मार रही थी जैसे आज ही उसे जान से मार देगी, और हारिका ने मन भी बना लिया था कि वह रंगा को जान से मार देगी। रंगा के मरने के बाद न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बच जाएगी। हारिका ने रंगा के कॉलर को पकड़ा और खींचकर एक दीवार के पास ले गई। आरका ने पूरी ताकत लगाकर रंगा के सर को दीवार में मार दिया। थोड़ी देर में रंगा के सर से खून आने लगा। खून को देखकर आरिका को जैसे सुकून मिल रहा था। रंगा हाथ जोड़कर आरिका से माफी मांगने लगा, लेकिन आरिका ने माफ नहीं किया। आखिर में फिर रंगा का सिर पकड़ा और दीवार पर दे मारा। बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों की तस्करी करने का? आज तुम्हारा यह शौक तुम्हारी मौत के साथ ही खत्म हो जाएगा। रंगा लगातार आरिका के सामने मिन्नतें कर रहा था, लेकिन आरिका को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। आरिका ने उसका कॉलर पकड़ा और फिर से दीवार पर दे मारा। रंगा जमीन पर पड़ा दर्द से तड़प रहा था। आरिका उसे मारे जा रही थी। आरिका रंगा को तब तक मारती रही जब तक रंगा के प्राण नहीं निकल गए। आरिका को जब तक यकीन नहीं हो गया कि रंगा मर गया है, तब तक वह रंगा को मारती रही। अक्षित और रुद्र, राज और अथर्व ने सभी ने मिलकर रघुनाथ खन्ना के सारे बॉडीगार्ड की हालत खराब कर दी थी। सब एक एक करके जमीन पर पड़े दर्द से करा रहे थे। सिर्फ 2 ही बॉडीगार्ड बचे थे
जिन्हें सेरा और राज मार रहे थे। जब सारे बॉडीगार्ड जमीन पर गिर गए तब अक्षित ने रघुनाथ खन्ना की तरफ देखा। अक्षित ने अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड की और रघुनाथ खन्ना के पास जाकर कहा, आपको लगता है कि मैं और आरिका इतने कमजोर हैं कि कोई भी ऐरा गैरा आएगा और हमें मारकर चला जाएगा? रघुनाथ खन्ना को अक्षित से डर नहीं लग रहा था, लेकिन गुस्सा बहुत आ रहा था। अक्षित ने रघुनाथ खन्ना के सामने जाकर कहा, दादाजी ज्यादा गुस्सा मत कीजिए, बीपी हाई हो जाएगा। रघुनाथ खन्ना ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे मत सिखाओ अक्षित, मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे कब तक बचते हो। एक न एक दिन तो मैं तुम्हारी लाश देख कर ही रहूंगा। आरिका को गुस्सा आ गया। वो रघुनाथ खन्ना की तरफ बढ़ने लगी तो अक्षित ने उसे बीच में ही रोक लिया। लेकिन फिर भी आरिका ने रघुनाथ खन्ना को पॉइंट करते हुए कहा, मिस्टर रघुनाथ खन्ना, नीचपन की भी एक हद होती है। लेकिन सच में आप तो एक नीच इंसान है, एक ऐसा इंसान जिसकी सोच बहुत गिरी हुई है। अपनी फैमिली को तो आप संभाल नहीं सकते, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, आपके दोनों पोते ड्रग्स के नशे में ही रहते थे, और आप अक्षित की लाश देखेंगे। अक्षित छोड़ो मुझे, मैं अभी इन्हें गोली से शूट कर देती हूँ, फिर देखती हूँ मैं ये तुम्हें हाथ भी कैसे लगाते हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलने की। अक्षित आरिका को छोड़ देता तो आरिका आज रघुनाथ खन्ना को मार देती। आरिका के अंदर सच में बहुत ज्यादा गुस्सा था। अक्षित के बारे में वह किसी के मुंह से भी उल्टा सीधा नहीं सुन सकती थी। रघुनाथ खन्ना ने गुस्से में कहा, तुम बचाओगी अक्षित को, मैं तुम्हें और अक्षित दोनों को ही मार दूंगा। राज ने हंसते हुए कहा, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। हाँ, राज की बात सुनकर सब हंसने लगे। सबको हंसता हुआ देखकर रघुनाथ खन्ना का पारा चढ़ गया। उनका गुस्सा आसमान छू रहा था, लेकिन किसी को उनके गुस्से की नहीं पड़ी थी। अक्षित ने आरिका का हाथ पकड़ा और वहां से ले जाते हुए कहा, चलो आरिका यहाँ से, हार से इनका दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोल रहे हैं, चलो यहाँ से। सब रघुनाथ खन्ना की तरफ से पलट कर जाने लगे। रघुनाथ खन्ना सबको जाते हुए देख रहा था। उसके अंदर गुस्से की आग जल रही थी। सब लोग हंसते हुए और बातें करते हुए जा रहे थे। राज ने सबको कैसे पीटा बढ़ चढ़कर बता रहा था। रुद्र भी अपनी फाइटिंग मूव्स सबके साथ शेयर कर रहा था। तभी एक गोली चलने की आवाज आई। सब एक झटके से पलट कर देखा तो रघुनाथ खन्ना के हाथ में गन थी। रघुनाथ आरिका को शूट करने ही वाला था कि आरिका के सामने सौरभ आ गया और रघुनाथ खन्ना ने गलती से सौरभ को ही शूट कर दिया। यह नज़ारा देखकर सभी शॉक्ड हो गए। सौरभ गिर जाता उससे पहले ही अक्षित ने भागकर संभाल लिया। रघुनाथ खन्ना तो बहुत ज्यादा शॉक्ड था। उसने अपने बेटे को ही शूट कर दिया। शॉक्ड की वजह से रघुनाथ खन्ना के हाथ से रिवॉल्वर छूट गई। गोली जाकर सीधा सौरभ के सीने से जाकर लगी थी। सौरभ की सांस भारी होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी भी वक्त सौरभ की धड़कनें बंद हो जाएंगी। रघुनाथ खन्ना अपने होश में आया और सौरभ के पास जाकर गुस्से में बोला, तू क्यों सामने आया? क्यों? सौरभ ने कहा, अब बस कर दीजिए पिताजी, गलती तो सिर्फ हमारी है। आपने शिवानी को बेइज्जत किया। आपने मुझे कभी भी शिवानी का होने नहीं दिया। मुझे ब्लैकमेल करके अपने पास रख लिया। मेरी शिवानी मेरा इंतजार ही करती रह गई। अक्षित ने रुद्र को देखकर कहा, रुद्र गाड़ी निकालो जल्दी। रुद्र ने भागकर गाड़ी निकाली और अक्षित राज ने जैसे तैसे सौरभ को संभाल कर गाड़ी के पास ले आए और गाड़ी में बिठा दिया। अक्षित जैसे ही अपना हाथ छुड़ाने लगा, सौरभ ने अक्षित का हाथ पकड़कर कहा, अक्षित मेरे पास वक्त नहीं है, प्लीज मेरे पास बैठो, तुम्हें कुछ बताना है। अक्षित को भी अब घबराहट हो रही थी। अक्षित को लग रहा था कि शायद आज वह आखिरी बार सौरभ से बात कर रहा है। सौरभ ने अपनी सांसों को जोड़ा और कहा, मैंने तुम्हारी माँ का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था। बस उस वक्त पर हिम्मत नहीं कर पाया। विश्वास करो अक्षित, शिवानी आज भी मेरी रूह में बसती है। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब शिवानी का ख्याल ना आया हो। तुम नाजायज भी नहीं हो। मैंने तुम्हारी माँ से शादी की थी। तुम अपनी सोच लगाकर पता कर सकते हो कि आज से 28 साल पहले मैंने तुम्हारी माँ से कोर्ट मैरिज की थी। मेरा और शिवानी का प्यार नाजायज नहीं है, बल्कि हमने पूरी रीति रिवाज के साथ मंदिर में भी शादी की थी। उसकी कुछ तस्वीरें आज भी मेरे पास हैं। तुम चाहो तो स्वानी से कहकर वह फोटो मेरे कमरे से निकलवा सकते हो। अक्षित ने कहा, प्लीज आप शांत हो जाइए, हॉस्पिटल आने वाला है, आप ठीक हो जाओगे, उसके बाद मैं आपकी सारी बात सुनूंगा। सौरभ ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं अक्षित, मेरी और शिवानी की मुलाकात होने वाली है। वह मुलाकात जिसका इंतजार करते करते शिवानी मुझे छोड़कर चली गई। वह मुलाकात जिसका बोझ
मैं अपने कंधों पर लिए जी रहा हूँ। अक्षित, मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं कर पाया, लेकिन दिल से कहता हूँ, भगवान से मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी के लिए प्रार्थना की है। मेरी आखिरी इच्छा समझकर पूरी कर दो। मुझे एक बार दिल से डैड कह दो। अक्षित ने पैनिक होते हुए कहा, आप शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। सौरभ ने अक्षित का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं हमेशा के लिए शांत होने वाला हूँ अक्षित, बस मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। मैं शिवानी के पास जा रहा हूँ, वो मुझे बुला रही है। अब मुझे और शिवानी को ये दुनिया मिलने से नहीं रोक सकती। अक्षित ने धीरे से कहा, डैड आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सौरभ ने जैसे ही कानों में डैड सुना, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सौरभ ने फिर से धीरे से कहा, अक्षित एक बार और प्लीज बोल दो। अक्षित ने कहा, डैड आप मेरे डैड हो, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप ठीक हो जाओ, फिर मैं और आरिका आपसे मिलने आएंगे। मैं समझ गया, मैं नाजायज औलाद नहीं हूँ, बल्कि आपका और माँ की निशानी आपका बेटा हूँ। अक्षित बातें कर रहा था और तभी उसने महसूस किया कि सौरभ में अब हलचल बंद हो गई है। सौरभ मर चुका था। तभी रुद्र ने गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रोकी। सौरभ को अंदर लेकर गए। आधे घंटे बाद एक डॉक्टर बाहर आया और उसने अक्षित को देखकर कहा, सौरभ खन्ना मर चुके हैं। यह सुनते ही अक्षित को एक झटका लगता है और अक्षित जहाँ खड़ा था वहीं बैठ गया। हारिका ने जैसे तैसे अक्षित को संभाला। राज ने अक्षित का एक हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। अक्षित कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन सब समझ गए थे कि इस वक्त सौरभ के मरने से अक्षित बहुत ज्यादा दुखी है। सौरभ ने जाने से पहले अक्षित के सर से नाजायज शब्द हटा दिया था। खन्ना परिवार जो कि अस्पताल में ही मौजूद था, वो सब भी सौरभ की मौत से रोने लग गए। अक्षित ने रघुनाथ खन्ना को देखकर कहा, दादाजी अब तो आप खुश हैं। अब तो आपके किए की सजा मेरे डैड ने भी भुगत ली। मैं सारी जिंदगी सोचता रहा कि डैड ने मेरी माँ का फायदा उठाया, जबकि उन्होंने तो मेरी माँ से शादी की थी और आप यह सब कुछ जानते थे, लेकिन आपने कभी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, बल्कि मेरे जख्मों को कुरेदा ही है। अब ये रोने का नाटक बंद कर दीजिए। आप जैसा नीच इंसान मैंने सच में नहीं देखा, जो अपने बच्चों की खुशियां ही खा गया। सच कहूँ तो आपको जीने का हक ही नहीं है। मिस्टर रघुनाथ खन्ना, अक्षित ये सब दर्द में बोल रहा था। उसे आज इतने सालों बाद इस बात का पता चला। उसके चलते उसे सौरभ की मौत का बहुत दुख हो रहा था। नाजायज शब्द से सौतेला शब्द कहीं ज्यादा बेहतर होता है। तभी अस्पताल से एक गन शॉट की आवाज आई। हारिका अक्षित दोनों ने पलट कर देखा। हारिका जैसे ही आगे चलने को हुई, अक्षित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रहने दो हारिका, मेरे पूज्य दादाजी ने खुद को सूट कर लिया है। हारिका अक्षित को लेकर अपने विला आ गई। हारिका ने अक्षित को सोफे पर बिठाया और खुद जल्दी से पानी लेने चली गई। हारिका पानी लेकर आई, उसने अक्षित को पानी पिलाया। अक्षित फिर हारिका की गोद में सर रखकर लेट गया। हारिका ने धीरे से अक्षित का सर सोफे पर रखा और उसके जूते उतारे। हारिका अक्षित का हाथ पकड़कर फर्श पर बैठ गई। हारिका ने एक हाथ अक्षित के सीने पर रखा हुआ था और एक हाथ से अक्षित का हाथ पकड़ा हुआ था। धीरे धीरे हारिका भी सो गई। दूसरी सुबह जब अक्षित की आंख खुली, तो उसने अपने पास हारिका को देखा, जो जमीन पर बैठे बैठे ही सो रही थी। अक्षित के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। वह खड़ा हुआ, फिर उसने हारिका को अपनी गोद में उठा लिया। अक्षित के सोने से हारिका की नींद खुल गई। हारिका ने अक्षित के गाल पर हाथ रखकर कहा, अब कैसे हो लाइफ लाइन, अब ठीक तो हो ना? अक्षित ने कहा, मेरी ब्यूटीफुल गर्ल मेरे साथ है तो लाइफ लाइन को क्या होगा? अक्षित ने हारिका को रूम में ले आया और दोनों ही बाथरूम में चले गए। करीब एक घंटे बाद दोनों ही बाथरूम से बाहर आए। हारिका ने कहा, अक्षित मुझे बहुत नींद आ रही है। अक्षित भी बेड पर लेट गया और उसने हारिका को अपने सीने से लगाते हुए कहा, नींद तो मुझे भी आ रही है, चलो सो जाते हैं। दूसरे दिन रघुनाथ खन्ना और सौरभ की चिता एक साथ जल रही थी। पूरा खन्ना परिवार वहीं पर खड़ा हुआ था। पवन को अपने दादाजी की चिता को अग्नि देने के लिए कुछ समय के लिए बाहर लाया गया था। अक्षय तो दूर से खड़ा हुआ सौरभ की चिता को देख रहा था। सौरभ की चिता को अग्नि देने का हक तो अक्षित को था, लेकिन खन्ना परिवार तो अभी अक्षित को अपना दुश्मन ही समझता था। अक्षित ने दूर से ही अपने पिता की चिता को देखकर हाथ जोड़कर मन में कहा, डैड मैंने आपको माफ कर दिया। अक्षित की आंखों में हल्के से आंसू थे। अक्षित पलटा तो उसके पास हारिका खड़ी थी। अक्षित ने झटके से हारिका को गले लगा लिया। अक्षित की आंखों में ठहरे हुए आंसू बाहर आ गए। हारिका ने भी अक्षित को गले लगा लिया। कुछ दिन तक अक्षित ऐसे ही उदास बना रहा। 2 साल बाद अथर्व सोफे पर बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था।
तभी उसके पास एक 1.5 साल की लड़की भागती हुई आई और अथर्व की गोद में छुप गई। लड़की ने धीरे से कहा, पापा मम्मी को मत बताना कि मैं आपकी गोद में छुपी हुई हूँ, वरना वे मुझे पकड़कर मिल्क पिला देंगी। अतर्व ने धीरे से कहा, ओके, तुम मेरे पीछे छुप जाओ। गौरी उस लड़की को आवाज लगाते हुए हाल में आई। आरना, आरना, मिल्क पी लो। मुझे पता है तुम अपने पापा के पीछे छुप गई हो। तुम बाप बेटी मुझे पागल बनाते रहते हो। मुझे क्या समझ में नहीं आता। आरना सामने आकर कहने लगी, बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। गौरी ने मिल्क का गिलास आरना को देते हुए कहा, इसे जल्दी फिनिश करो, उसके बाद खेलना। आरना ने थोड़ा सा मिल्क पिया और उसे टेबल पर रखकर गार्डन में भाग गई। आरना जैसे ही भागी, अथर्व की हंसी छूट गई। अथर्व ने कहा, गौरी, आरना तुम्हें रोज बुद्धू बना देती है। गौरी ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, आखिर तुम बाप बेटी मुझे पागल बनाकर ही छोड़ोगे। गौरी को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था और अथर्व को बहुत हंसी। गौरी ने कहा, अपने दांत मत दिखाओ, मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। अथर्व ने एक हाथ पकड़कर गौरी को अपनी तरफ खींचा और गौरी अथर्व के सीने से जा लगी। अथर्व ने गौरी के चेहरे पर एक फूंक मारी और गौरी के चेहरे से लट हट गई। अथर्व ने कहा, गौरी, तुम्हें नहीं लगता कि हमें अब दूसरा बेबी प्लान कर लेना चाहिए? गौरी अथर्व की बाहों से छूटने की कोशिश करते हुए कहने लगी, आपका दिमाग खराब हो गया है, मेरा नहीं हुआ है। मैं पहले ही आपसे और आपकी बेटी से बहुत परेशान हूँ। अब और ज्यादा परेशान मत कीजिए। अगले ही पल अथर्व ने गौरी को गोद में उठा लिया। गौरी की तो आंखें बड़ी हो गईं। गौरी ने कहा, अथर्व छोड़ दीजिए, सब बाहर ही हैं, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। अथर्व ने कहा, जो सोचना है उसे सोचने दो, लेकिन मुझे अभी फिलहाल आरना के लिए एक भाई चाहिए। इतना कहकर अथर्व गौरी को अपने रूम में ले गया। अथर्व ने रूम का गेट बंद करते हुए गौरी के करीब आने लगा। गौरी लगातार मना करती रही, लेकिन अथर्व नहीं माना। आखिरकार गौरी को अथर्व की जिद के आगे हार माननी पड़ी। देखते ही देखते गौरी की सिसकियां कमरे में गूंजने लगी। विक्रम का मेंशन। विशाखा किचन में काम कर रही थी। विक्रम आया और कहने लगा, विशाखा, तुम हमेशा किचन में ही क्यों रहती हो? विशाखा ने कहा, क्योंकि आपकी सुपुत्री ने आज रो रो कर घर सर पर उठा लिया था, इसलिए मैं काम करने में लेट हो गई और अब मैडम मम्मी की गोद में सो रही हैं। विक्रम ने विशाखा को पीछे से गले लगाते हुए कहा, यह तो गलत बात है विशाखा, तुम मेरी बेटी को बदनाम कर रही हो। वह तो बहुत ही प्यारी बच्ची है। हाँ, अपने पापा पर गई है, विशाखा लगभग टोन मारते हुए बोली। विक्रम के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। विक्रम ने विशाखा को गोद में उठा लिया और कहने लगा, मैं तो बहुत शरीफ हूँ, चलो तुम्हें अपनी शराफत दिखाता हूँ। विशाखा ने कहा, विक्रम क्या कर रहे हो? पता है ना दादी देखेंगी तो गुस्सा करेंगी। फिर भी तुम नहीं मानते। कितनी बार समझाऊं, ऐसे मत किया करो। दादी को सच में तुम्हारा ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। विक्रम ने विशाखा को गोद में ऊपर ले जाते हुए कहा, दादी के बारे में छोड़ो, मेरी सोचो। यह सोचो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। दादी का क्या है? दादी को तो मेरे और तुम्हारे बीच में इंटरप्रेट करने की आदत हो गई है। तो क्या मैं तुम्हें प्यार करना छोड़ दूँ? वैसे भी कितने दिन हो गए हैं हमने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया। आज मेरी बेटी अगर अपनी दादी के पास सो रही है तो मैं अपनी बेटी की माँ के पास सोऊंगा। विक्रम की बेशर्मी भरी बातें सुनकर विशाखा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। विशाखा ने अपने दोनों हाथ विक्रम के गले में लपेट लिए और अपना चेहरा विक्रम के सीने में छुपा लिया। विक्रम विशाखा को ऊपर ले जा रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और वह अपनी विशाखा के फेस पर शर्म को महसूस कर रहा था। तभी उन दोनों के सामने दादी आ गई। दादी ने गुस्से में कहा, तूने तो बेशर्मी की हद पार कर रखी है। जब भी मैं यहाँ से गुजरती हूँ, इस लड़की को गोद में उठाए मिलता है। आखिर इस लड़की ने तुझे क्या खिला पिला दिया है जो तू उसके पल्ले में बनने के लिए तैयार रहता है? उतार इसे नीचे। विशाखा भी उतरने की कोशिश करने लगी, लेकिन विक्रम ने हमेशा की तरह विशाखा को नहीं छोड़ा। विक्रम ने कहा, दादी जाकर सो जाओ ना, हमें भी चैन से सोने दो। आपको दूसरा पोता नहीं चाहिए? हे भगवान, तू कितना बेशर्म हो गया है। अब अपनी दादी के सामने ऐसी बातें करेगा। राम 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 राम। दादी राम राम करते हुए वहां से चली गई, क्योंकि दादी भी समझ गई थी कि विक्रम विशाखा को ऐसे नहीं छोड़ेगा। विक्रम विशाखा को कमरे में लेकर आया और बेड पर लिटाकर उसकी तरफ झुकने लगा। विशाखा ने कहा, तुमने तो आज दादी को नाराज कर दिया। विक्रम ने कहा, तुम्हें दादी की पड़ी है, मेरी नहीं। विक्रम ने अपने दोनों हाथों से विशाखा के दोनों हाथ पकड़े और बेड पर लगा दिए और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे में खो गए। सिना मिला। रुद्र आज भी लेट आया। शालू डाइनिंग टेबल पर इंतजार करती करती ही सो गई। रुद्र धीरे कदमों से घर में एंटर हुआ। उसने अपने शूज उतारे और फ्रेश होने के लिए कमरे में चला गया।
रुद्र फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आया। उसने सालू को गोद में उठा लिया। रुद्र के स्पर्श से सालू की आंखें खुल गई। सालू ने रुद्र को देखकर कहा, तो आ गए आप, कुछ जल्दी नहीं आ गए? रुद्र ने फेक स्माइल करते हुए कहा, डियर लव, कितनी बार कहा है मेरा इंतजार मत किया करो, सो जाया करो। लेकिन तुमने तो जैसे कसम खा रखी है, रोज मुझे डाइनिंग टेबल पर ही सोते हुए मिलोगी। सालू ने कहा, अब तो खाना नहीं खाना। रुद्र ने कहा, नहीं, पहले तुम्हें खाऊंगा, उसकी बात खाना। सालू ने आलस भरी आवाज में कहा, मैं थक गई हूँ, मुझे वो सब नहीं करना, आप पहले खाना खा लीजिए। रुद्र सालू को कमरे में ले आया था। फिर सालू को बेड पर बिठाया और कहा, अच्छा मैं खाना लेकर आता हूँ, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद एक दूसरे को खाएंगे। रुद्र नीचे आया और खाना लेकर फिर से रूम में आ गया। रुद्र सालू के साथ खाना खाने लगा। रुद्र ने कहा, तो तुम्हारा बेटा अभी तक आया नहीं, उसका कुछ ज्यादा ही मन नहीं लगता है अक्षत के साथ? सालू ने कहा, हाँ लगता है, क्या करे, 2 दिन यहाँ रुकता है और तीसरे दिन अक्षत भाई के पास जाना है, अक्षत भाई के पास जाना है। हारिका भाभी अपने साथ ले गई। अब जब 2 दिन वहां रह लेगा तब फिर यहाँ आने की जिद करेगा। रुद्र ने खाना खा लिया था। रुद्र ने सालू को बाहों में भरते हुए कहा, तो चलो सही तो है, हम साथ में टाइम स्पेंड कर लेते हैं और हमारा बेटा अपनी बुआ फूफा जी को परेशान कर लेगा, मामा मामी को। सालू ने हंसते हुए जवाब दिया। रुद्र ने अपना चेहरा सालू के बालों में छुपाते हुए कहा, हाँ तुम जो कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन फिलहाल तो मुझे तुम्हारी जरूरत है। देखते ही देखते कपड़े जमीन पर पड़े हुए थे और वह दोनों एक दूसरे की बाहों में अपने प्यार की दुनिया में खो रहे थे। राज डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ डिनर कर रहा था। राज की 1 साल की बेटी रणवीर जी की गोद में बैठकर खाने का इंतजार कर रहे थे। तो तभी स्वीटी किचन से खाना लेकर आई और उसने सबको खाना सर्व कर दिया। सब बैठकर आराम से खाना खा रहे थे। रणवीर जी खाना खाने के बाद अपने कमरे में चले गए और साथ में राज की बेटी राधिका को भी ले गए। राज ने स्वीटी की तरफ देखा और एक झटके में ही उसे गोद में उठा लिया और जल्दी से अपने कमरे में लाकर कहा, इससे पहले कि तुम्हारी बेटी हमें डिस्टर्ब करने आ जाए, चलो जल्दी से उसके भाई को बुलाने का जुगाड़ कर लेते हैं। स्वीटी ने भी मुस्कुराकर अपनी बाहें राज के गले में डाल दी और देखते ही देखते दोनों ही अपनी दुनिया में खो गए। हारिका और अक्षत अलमारी के पीछे छुपे हुए थे। हारिका आगे खड़ी थी और अक्षत उसके पीछे उसे पकड़कर खड़ा हुआ था। अक्षत अपना चेहरा हारिका के बालों में छुपाए हुए अपनी सांसें छोड़ रहा था, जिसकी वजह से हारिका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, या कह सकते हैं अक्षत के प्यार में बहक रही थी। हारिका ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अक्षत प्लीज अभी नहीं, अक्षित बच्चे ढूंढ लेंगे। अक्षित कहाँ मानने वाला था। अक्षित ने कहा, ब्यूटीफुल गर्ल, कुछ नहीं होगा, वैसे भी 30 मिनट से यहीं छुपे हुए हैं, कोई नहीं आएगा। अक्षित ने हारिका का चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी तरफ झुकने लगा। हारिका की आंखें शर्म से झुक गई। अक्षित ने अपने लब हारिका के लबों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। कुछ मिनट बाद हारिका अक्षित से दूर हुई। हारिका अक्षित के सीने पर मारते हुए बोली, अक्षित बच्चे आ जाएंगे, मत करो ना ऐसा, तुम्हारे बच्चे करने कहाँ देते हैं, हमारे 2 बच्चे कम थे, जो रुद्र का बेटा भी हमारे साथ ही रहता है। तीनों ने मिलकर ऐसी चौकड़ी जमा रखी है कि हम दोनों रोमांस कर ही कहाँ पाते हैं, ये तीनों कहाँ कुछ करने देते हैं। तभी तीनों बच्चे भागते हुए आए और अक्षित और हारिका को देखकर बोले, हमने आपको ढूंढ लिया। अक्षित ने अपनी कमर पर हाथ रखा और कहा, मुझे एक बात बताओ डैड, आप हमेशा मम्मी के साथ ही क्यों छुपते हो? हारिका और अक्षित दोनों ही अलमारी के पीछे से बाहर निकले। अक्षित ने अक्षत को देखकर कहा, वह क्या है ना, तुम्हारी मम्मी को ये गेम खेलना नहीं आता, तो मैं तुम्हारी मम्मी को गेम खेलना सिखा रहा था, लेकिन हम एक ही राउंड खेल पाए, इतने में तुम सब आ गए। अक्षत ने अपनी आंखें छोटी की और कहा, नहीं डैड, आप झूठ बोल रहे हो, कोई भी गेम होता है आप मम्मा के साथ ही छुपते हो। अक्षित ने हल्का सा अक्षत के सर पर मारकर कहा, मेरी लाइफ पार्टनर है तो क्या इसके साथ नहीं छुपूंगा? हारिका समझ गई कि अब बाप बेटे लड़ने वाले हैं। हारिका ने कहा, अच्छा ठीक है, अब आप दोनों बहस मत करो, चलो खाना खाते हैं। हारिका ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया और सब खाना खाने लगे। अक्षित डाइनिंग टेबल के नीचे से हारिका का पैर सहलाकर रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीज, कितने महीने हो गए। अक्षित की हालत देखकर हारिका मन ही मन मुस्कुरा रही थी। कुछ समय बाद हारिका ने तीनों बच्चों को बेड पर सुला दिया। अक्षित हारिका दोनों ही बालकनी में बैठे थे। हारिका अक्षित की गोद में निश्चिंत होकर बैठी थी और अक्षित हारिका को अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था।
अक्षय तारिका दोनों कुछ बोल नहीं रहे थे, सिर्फ चांद को निहार रहे थे। ठंडी ठंडी हवाएं उन दोनों के चेहरे को छू रही थी। थोड़ी देर बाद अक्षित की बाहों की गरमाहट से हारिका की आंख लग गई। अक्षित भी हारिका को गोद में लेकर वहीं सो गया। हारिका को नींद अपनी लाइफ लाइन के साथ ही आती थी, और लाइफ लाइन को सुकून भी अपनी ब्यूटीफुल गर्ल के साथ ही मिलता था। तेरी बाहों में मेरा जहां बसा है, तेरे बिना कोई ख्वाब नहीं सजा है, तेरे बिना ये जिंदगी अधूरी है, क्योंकि तेरे बिना मेरे दिल का हर कोना खाली है। सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश थे, और सबकी जिंदगी मजे से कट रही थी। दी एंड।